दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो उत्तर वैदिक काल के बारे में होने वाली है। इससे पिछली वीडियो में हम पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज ये आखिरी पार्ट होगा वैदिक काल का। इसके बाद हमारा नया पार्ट आएगा महाजनपद के बारे में। तो हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। इसके समय खंड की बात करें, आपको पहले से ही पता है कि 1000 BC से लेकर 600 BC। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्यों लगाते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? हमें 3 वेदों से मिलती है। 3 वेद, ऋग्वेद को छोड़ के, क्योंकि जो ऋग्वेद है वो पूर्व वैदिक काल का है। जो बाकी के 3 वेद है यानी कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों से हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की। अगर हम बात करें जो हमारे आर्य लोग थे पहले किस क्षेत्र में रहते थे? वो सप्त सैंधव क्षेत्र में रहते थे। सप्त सैंधव क्षेत्र किसको कहा जाता है? ये 7 नदियों से मिलके बना था। 7 नदियों से मिलके बना हुआ जो देश है उसे कहते थे सप्त सैंधव। 7 नदियों से मिलके जो 7 नदियाँ थी उनका जो क्रम है वो है सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास और सरस्वती। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, सरस्वती। दोस्तों इन नदियों का क्रम भी इस हिसाब से, अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ जो नदियों का क्रम है वो यही है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, नदियों का क्रम पूछ लेता है। तो 7 नदियों के जो इलाके में लोग रहते थे, जो आर्य लोग थे, उस क्षेत्र को कहा जाता था सप्त सैंधव। आपको मैंने पहले बताया था ब्रह्मव्रत, ये वही वाला क्षेत्र है। इसके बाद क्या होता है, जो आर्य लोग होते हैं वो दूसरी जगह शिफ्ट होने लग जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में जगह जगह फैलने लग जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं कुरुक्षेत्र में। जो कुरुक्षेत्र है वो गंगा और यमुना के जो बीच का क्षेत्र है, जैसे हरियाणा, यूपी वाला इलाका, दिल्ली वाला इलाका, तो उस क्षेत्र में बसने लग जाते हैं आर्य लोग। इसे कहते थे हम कुरुक्षेत्र। अगर हम बात करें इस कालखंड की जो विशिष्टता है वो है चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड आपको पता है जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं। चित्रित यानी कि उनमें चित्र बने हुए, और धूसर का मतलब होता है ग्रे। आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ से जो हमें मृदभांड मिले हैं वो हमें लाल मिट्टी के बने हैं। आपको मैंने बताया टेराकोटा कहा जाता था उनको। अभी जो हमें मिले हैं वो चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, और यहाँ पे लोहे का यूज शुरू हो चुका था। जैसे मैंने आपको पहले बताया सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन कहा जाता है उसे, उसमें कांस्य का यूज शुरू हो चुका था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो पूर्व वैदिक काल आया है उसमें तांबे का यूज शुरू हो चुका था पूर्व वैदिक काल में। और पूर्व वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आया उसमें लोहे का यूज शुरू हो चुका था। अब हम बात करते हैं वहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन किस तरह का था। तो जो स्त्रियों की स्थिति थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो चुकी थी सामाजिक जीवन में। इससे पहले जितने भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है या पूर्व वैदिक काल है उसमें स्त्रियों की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रही है। अब बात करें वर्ण व्यवस्था की, तो वर्ण व्यवस्था इस समय पे जन्म आधारित हो चुकी है। इससे पहले जो थी वो कर्म आधारित थी, कर्म आधारित। तो जन्म आधारित होने से ये होता है कि जो जातियां अलग अलग, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, उनके बीच में जो गैप आना शुरू हो चुका था। स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों आपको पता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता रही है, और जो पूर्व वैदिक काल है वो ग्रामीण सभ्यता थी। मगर उसमें स्थायी जीवन उतना नहीं था जितना कि इसमें आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे कृषि का यूज ज़्यादा होने लग गया था। इससे पहले जो हमारी पूर्व वैदिक सभ्यता है वो गायों पे या मवेशियों की संख्या पे डिपेंड करती थी, यानी कि मुख्यतः पशुपालन पे। लेकिन जो हमारी उत्तर वैदिक जो काल हो गया, ये स्थायी जीवन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी थी, क्योंकि कृषि का यूज ज़्यादा होने लग गया था। पशुपालन यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि पशुपालन से ज़्यादा कृषि पर बल दिया जा रहा था। तो जिस वजह से क्या होता था, लोगों के पास काफ़ी मात्रा में अनाज रहता था, तो लोग एक ही जगह में स्थिर रूप से अपने घर बना के, झोपड़ी बना के, जो भी है मकान बना के रहने लग गए थे। अब बात करते हैं हम सामाजिक जीवन में जो 3 आश्रमों की व्यवस्था भी यहाँ पे हो चुकी थी। 3 आश्रम कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वैसे तो कुल 4 आश्रम हैं,
लेकिन मुख्यतः 3 आश्रम थे। तो ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें जब बालक जब पैदा होता है, बालक या बालिका, उसका उपनयन संस्कार होता है, वो शिक्षा लेता है, तो वो सब ब्रह्मचर्य में होता है। दूसरा जो है हमारा गृहस्थ आश्रम, तो ब्रह्मचार्य के बाद जब उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, वो सब गृहस्थ आश्रम में आता है। तो यानी कि 0 से 25 और ये 25 से 50। इसके बाद जो आता है वानप्रस्थ आश्रम आता है, यानी कि 50 से लेके 75 तक। तो वानप्रस्थ का मतलब होता है जंगल की तरफ जाना, मतलब कि अपना सब कुछ छोड़ के जंगल की तरफ चले जाना। कई जगह 4 आश्रम में दिए जाते हैं। जो चौथा आश्रम था वो था संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। तो आप देखेंगे संन्यास आश्रम और जो वानप्रस्थ आश्रम है काफ़ी मिलते जुलते हैं। और ये 3 आश्रमों का सबसे पहली बार जिक्र आपको मिलेगा, वो मिलेगा छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। अब आप पूछेंगे उपनिषद क्या होता है? इसको वैसे मैं आगे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे समझ लीजिए। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप, यानी गुरु के पास रहकर शिक्षा को ग्रहण करना। टोटल जो उपनिषद है हमारे वो 108 हैं, 108 उपनिषद हैं। और जो 4 आश्रम थे, चौथा वाला संन्यास भी मिला लें, तो चारों आश्रमों का जो आपको जिक्र मिलेगा वो मिलेगा जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद। तो दोस्तों इन पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आगे हम यहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल की हम आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि इस समय लोहे का प्रयोग जो है वो शुरू हो चुका था। तो लोहे के प्रयोग की वजह से खेती करना आसान हो गया था, क्योंकि जो खेती में जो हल यूज़ होता है उसमें जो फल होता है, जो हिस्सा जो होता है ज़मीन को फाड़ता है, उसे हम फल कहते हैं। तो वो लोहे का बनने लग गया था। बात करें हम, उस समय अन्न को कहा जाता था ब्रह्मा, हल को कहते थे सीर, जौ को कहते थे यव और गेहूं को कहते थे गोधूम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यव, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, और हल। बाकी दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें उस समय जो व्यापार हो रहा है वो वस्तु विनिमय के आधार पर हो रहा है, यानी कि उस समय कोई भी मुद्रा प्रचलित नहीं थी, तो वस्तु विनिमय। अब बात करें राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो आप जानते हैं जैसे जब हमने पूर्व वैदिक काल पढ़ा है उसमें कबीलाई ढांचा था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कबीलाई ढांचा टूटने लग जाता है। कबीलाई ढांचा जो टूटने लग जाता है तो उसका स्थान कौन ले लेते हैं? जनपद। यानी कि पहले होते थे जन, और अब जन से बड़े, यानी संख्या बढ़ने लग गई थी लोगों की, तो अब जनपद आ चुके थे। क्योंकि लोग जो थे स्थायी रूप से रहने लग गए थे, इस वजह से क्या हुआ, जन का रूप ले लिया था जनपद ने, जन का स्थान जनपद ने ले लिया। और सबसे फेमस जो समय जनपद थे वो थे कुरु और पांचाल। अब बात करें, आपने पढ़ा है कि पहले जो युद्ध होते थे गाय के लिए होते थे, लेकिन अब जो युद्ध हो रहे हैं वो क्षेत्रों के लिए हो रहे हैं, यानी कि खेतों के लिए युद्ध होने लग गए थे। उस समय की धार्मिक जो जीवन के बारे में बात करें तो जो प्रमुख यज्ञ थे उस समय पे, यज्ञ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है, इस समय जो पुरोहित होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका जो सामाजिक स्तर है काफ़ी बढ़ गया था। उस समय बहुत ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड होने लग गए थे, तो कई सारे यज्ञ राजा करवाते थे। तो जो प्रमुख यज्ञ हैं उसमें है राजसू यज्ञ। तो राजसू यज्ञ तब कराया जाता है जब किसी राजा का, राजकुमार का राज्याभिषेक होता है। दूसरा है हमारा अश्वमेध यज्ञ। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट जो है एग्जाम में आते रहते हैं। अगला है हमारा अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो शक्ति का द्योतक है, यानी कि शक्ति के बारे में बताता है। तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ कोई भी राजा तब करवाता था जब किसी राजा को अपनी पावर दिखानी हो। तो वो करता क्या था, अपना अश्व यानी कि घोड़ा जो है उसको छोड़ देता था। तो कोई भी राजा जो उस घोड़े को रोकेगा उसको उसके साथ लड़ना पड़ता था, यानी कि जो भी राजा उसको रोकेगा उसको चैलेंज मानना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ हो गया। अगला है हमारा वाजपेयी यज्ञ। तो वाजपेयी यज्ञ में क्या होता है, रथों की दौड़ होती थी, और जब राजा को सम्राट बनाना पड़ता था, यानी कि राजा को और बड़ा राजा जैसे हम कहेंगे, उसे ज़्यादा पद देने हैं, तो उसे उस समय वाजपेयी यज्ञ करवाया जाता था। इस यज्ञ में होता क्या था, जो रथों की दौड़ होती थी, जो राजा के सहयोगी हैं तो वो उसका साथ देते उस दौड़ के दौरान। अगर हम बात करें जो साहित्य मिले हमें साहित्यिक स्रोतों की, तो उत्तर वैदिक काल के साहित्य हैं उसमें हमें 6 वेदांग मिले हैं। वेदांग 6 कौन से हैं? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, फिर व्याकरण, फिर छंद, फिर ज्योतिष। ये आपको 6 के 6 याद करने हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है।
कि वेदांग की संख्या कितनी, एक तो ये पूछता है और आपको दे देगा इन चारों में से 3 दे देगा, आपको कहेगा चौथा बताना है कि निम्न में से कौन सा वेदांग है या नहीं है करके। उपनिषद की जो संख्या टोटल 108 होती है। उपनिषद क्या है मैं आपको बता चुका हूँ कि गुरु के समीप रहकर शिक्षा ली जाती है उसे उपनिषद कहते हैं। महापुराण जो है वो 18 है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपने सुना होगा विष्णु पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये प्रमुख हमारे। मत्स्य पुराण सुना होगा आपने, मत्स्य। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल यहाँ पे कंप्लीट होता है और वैदिक काल पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारी नई वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी महाजनपद के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।